चाहूंगी कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी जी की बराबर ही भूमिका रही है भारत को आज़ादी दिलाने में। मैं जिस बात के लिए आज बुलाई हूँ वो है केन बेतवा। मैं एक दिन और सोच रही थी तो मनमोहन सिंह जी का जो निधन हुआ था, दुखद निधन, उसकी वजह से और फिर कई दिनों का जो शोक घोषित हुआ था और फिर भी यहाँ से चली गई थी कुंभ में स्नान करने के लिए, तो इसलिए वो बात रुक गई थी। मैं केन बेतवा प्रोजेक्ट को हकीकत में बदल देने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार का और मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती थी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था। आप तो खोल के बोल दीजिए। आपकी आवाज थोड़ा सा आगे आ जाइए। आगे भी आवाज नहीं हमारा हम लोग टेबल पर आप तो वैसे बोल दीजिए आपकी आवाज। टेबल आएगा तो थोड़ी सी आगे कर दो। अब ले लें उसको। आवाज ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था, बच्चों पर हल्ला नहीं करना, तो सुनाई देगा। हाँ, ये एक ऐसा पास में सड़क आओ ना तनक अपनी अपनी सरकार लो कुर्सी पे, नहीं दूर बैठ गए ना बहुत। वो तो खाली टाइम देखने के लिए था, अब तो जरूरत भी नहीं। ये तो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसका सपना अटल जी ने देखा था और उसके सपने की कहानी ये थी कि भारत में दो समस्याएं एक साथ थीं, बाढ़ की और सुखाड़ की। कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है, दोनों का मिल के निदान था कि जो अतिरिक्त पानी है उसका, बाढ़ का जो अतिरिक्त पानी है उसका सुखाड़ में यानी सूखे में कैसे उपयोग हो। सपना अटल जी का था। उनने एक कमेटी बनाई, कमेटी के अध्यक्ष सुरेश प्रभु जी बनाए गए। सुरेश प्रभु जी को सबसे पहले बुलाने वाला राज्य मध्य प्रदेश था। 2004 में सुरेश जी आए थे फरवरी में, और मैंने उनको आमंत्रित करके कहा कि हमारी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक बहुउद्देशीय केन परियोजना थी बहुत पुरानी, लेकिन हम उसको चाहें तो पहला रिवर लिंक में परिवर्तित कर सकते हैं केन और बेतवा को मिला करके। तो इस पर उन्होंने काम करना शुरू किया और 30 और लिंक पर उन्होंने काम किया। फिर हमारी सरकार चली गई, आप लोगों को याद ही है, चुनाव हुआ 2004 में, मई में हमारी सरकार चली गई। उसके बाद सुरेश प्रभु की जो रिपोर्ट है वो धूल खाई 2004 से 2014 तक सबमिट हो गई वो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री को, और वहीं फाइल के रूप में पड़ी रही। 2014 में जब फिर से हमारी सरकार बनी तो फिर से केन बेतवा परियोजना की बातचीत शुरू इसलिए हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया था कि इन योजनाओं में कोई बाधा ना आवे, इसमें कोर्ट साथ देगा, और आप ये 30 परियोजनाएं जो आपने प्रस्तावित की हैं पूरी करिए, और इसमें सबसे पहले केन बेतवा पूरी करिए क्योंकि केन बेतवा पे अधिकतर काम हो चुका है। क्योंकि मेरे जाने के बाद जो बात मुलायम सिंह जी से हुई थी, उसके बाद गौर जी और मुलायम सिंह जी का MOU हो चुका था, MOU पे साइन हो चुका था, और इस तरह से एक टीम भी बन गई थी। टीम मेरी उपस्थिति में बन गई थी दोनों राज्यों के अधिकारियों की। जब इस पे हमने फाइनल बिल्कुल हम स्थिति में आए तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के तुरंत बाद कहा, जब रिजल्ट आ गए, हमारी सरकार बन गई 17 में, कि उमा बेन अब हम केन बेतवा को शुरू करें। मेरी बहुत इच्छा है कि भारत के 3 सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त इलाकों में एक बुंदेलखंड है और दोनों तरफ का बुंदेलखंड है, और चूंकि ये योजना रेडी है, क्योंकि हम उनको प्रेजेंटेशन करते रहते थे 30 का कि इसमें से रेडी कौन सी योजना है, तो उन्होंने कहा कि आप जितने जल्दी हो सके केन बेतवा को प्रारंभ करवा दो क्योंकि लगभग तैयारी है। इसमें मध्य प्रदेश की सरकार की कुछ आपत्तियां थी, और वो आपत्तियां बहुत नाजायज नहीं थी, लेकिन दरकिनार भी की जा सकती थी। जैसे उनके पानी के कुछ और समझौते थे यूपी के साथ जो सॉर्ट आउट नहीं हुए थे, सुलझे नहीं थे, तो उनका कहना था कि जब तक वो ना सुलझ जाएं तब तक इसमें, चूंकि पूरा का पूरा जो उजड़ने वाला क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में आ रहा है, तो इसलिए पहले उनको सुलझा लीजिए। वहाँ स्थिति बड़ी अजीब हो जाती थी, मुख्यमंत्री जी राजी हो जाते थे, फिर अधिकारी उनको पड़का देते थे। तो इसमें 2017 में ही ये होने वाली थी प्रारंभ, कोई कमी नहीं रह गई थी। थोड़ी तकनीकी प्रक्रियाएं थी कि दोनों राज्यों की सहमति चाहिए थी, और हम पूरी प्रक्रिया पूरी कर चुके थे, और अंत में वो अटकी सो अटकी रह गई, और अंत में जाकर के 2024 या 24 दिसंबर में
वो योजना का टेक ऑफ हुआ है। मैं इसके लिए बहुत अभिनंदन करूंगी मोहन यादव जी का, प्रदेश की सरकार का, क्योंकि ये संभव ही नहीं था। इसके लिए साहस की जरूरत थी। साहस की इसलिए जरूरत थी क्योंकि ये दुनिया की पहली योजना है रिवर इंटरलिंकिंग की। जो अन्य योजनाएं हुई हैं वो एक राज्य की हुई हैं या एक कुछ खास सीमित क्षेत्र की हुई, कनाडा वगैरह में हुई हैं, लेकिन ये पहली है जो इतनी बड़ी परियोजना है और ये तीसरी नदी का निर्माण करेगी। अब एक तीसरी नदी है जो बनेगी केन और बेतवा, मतलब जब केन चलेगी बेतवा से मिलने के लिए तो रास्ते में जो पानी आएगा वो तीसरी नदी है। और इसकी जो कैड योजना है कमांड एरिया डेवलपमेंट की, वो हमने इतनी सुंदर बनाई है दोनों तरफ की कि इसमें एनिमल हस्बेंड्री का सबसे बड़ा काम होगा, दुग्ध पालन का, गौ पालन का और दुग्ध योजनाओं का, और फलों का, सब्जियों का, क्योंकि दोनों तरफ पानी होता है बहुत बड़ी मात्रा में, जो नहर के दोनों तरफ होता है पानी। वो कैड है, कमांड एरिया डेवलपमेंट है, जो पूरा परियोजना बनने के बाद में शुरू होता है। उस हिसाब से तो फिर ये योजना इस स्थान को स्विट्जरलैंड से भी बड़ी जीडीपी में बदल देगी। और ये एक्चुअली मैक्सिमम 7 या 8 साल का टाइम था। अब जो लेटेस्ट वही रिपोर्ट में देख रही थी, अभी भी आई मेरे पास में, उन्होंने मांगी थी कि ये योजना 8 साल में पूरी हो जाएगी, क्योंकि सारी अड़चनें दूर हो चुकी थी। खाली मैं इसकी तुलना हमेशा धारा 370 से करती हूँ। धारा 370 संविधान की अस्थायी धारा थी और संविधान की समिति ने यह तय किया था कि ये कुछ ही दिनों के लिए है, और उसमें एक मुस्लिम मेंबर थे जिलानी साहब, जिन्होंने विरोध किया था कि आप हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं कश्मीर के साथ। उन्होंने धारा 370 को कश्मीर के साथ भेदभाव माना था उस समय पर, लेकिन बाद में ऐसे हालात बन गए उस धारा 370 को लेकर के कि कोई हटाने की हिम्मत ही न कर पावे। वो हिम्मत अमित शाह ने दिखाई गृह मंत्री की हैसियत से। इसी तरह से मैं मोहन यादव की हिम्मत को दाद दूंगी कि दुनिया की पहली ऐसी एक अनोखी परियोजना जो पर्यावरण को बिल्कुल हानि नहीं पहुंचा रही है और बाढ़ और सूखे का संतुलन कर रही है, 2 नदियों को जोड़ करके एक तीसरी नदी का निर्माण कर रही है, और मध्य प्रदेश में, भारतवर्ष में 30 परियोजनाओं का प्रारंभ कर रही है। ऐसी ही अगर ये 30 परियोजनाएं पूरी हो गई तो 35 मिलियन हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, और इस तरह से भारत की कृषि योग्य भूमि 100% सिंचित हो जाएगी। अगर वो 35 मिलियन हेक्टेयर जमीन सिंचित हो गई तो उन 30 परियोजनाओं से, और 34,000 मेगावाट बिजली जनरेट होगी, जिससे कि हम पूरी दुनिया को बिजली बेच सकेंगे। और ये 30 परियोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए जो मुंह था वो केन बेतवा थी, और इसलिए मैं बहुत व्याकुल थी, बहुत व्यग्र थी। स्वयं पीएमओ बहुत व्याकुल था, बल्कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब भी मुझे पीएमओ ने कहा, जबकि मैं तो सांसद भी नहीं रही थी 19 के बाद, मैंने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन मुझे तो नितिन गडकरी जी ने कहा, उनके पास जल संसाधन था, तो उन्होंने कहा आप जाइए और बात करिए। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगी जब तक मुझे पीएमओ अथोराइज नहीं करेगा, तो मैं नाम नहीं लूंगी। एक अधिकारी का फोन आया, जिसको हम एक प्रकार से प्रधानमंत्री की ही बात मानते हैं कि उन्होंने ही कहा होगा। तो मैं कमलनाथ जी को जाके मिली और मैं निराश हो गई एक अधिकारी को देख के कि ये पहले भी मौजूद था और इस परियोजना का विरोध कर रहा था, और वो वहां भी मौजूद था। अब ये 44,000 करोड़ की योजना हो गई। ये इसलिए भी हो गई है क्योंकि इसमें बीना कॉम्प्लेक्स भी जुड़ा है, पहले बीना कॉम्प्लेक्स वगैरह इसमें नहीं थे। लेकिन 2017 से लेकर 2024 तक का जो समय निकला है, इसमें बजट दुगने से 1.5 गुना तो हो ही गया। देखिए ना, जरा सी भूल से हजारों करोड़ का कितना बड़ा भार है जो देश के ऊपर आ जाता है। तो इसलिए मैं मोहन यादव जी का बहुत 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 अभिनंदन करना चाहती थी। उसी दिन मैं अभिभूत हो गई थी। मैं ये बात पहले ही कह चुकी थी एक सभा में, जब उस परियोजना के लिए बात करने के लिए मैं उधर गई थी, तो मैंने कहा था देखो तुम लोग इस बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं किसी प्रोटोकॉल में नहीं आती हूँ, तो हो सकता है कि इसके शिलान्यास में मुझे निमंत्रण भी ना मिले, क्योंकि मैं सांसद भी नहीं हूँ, मैं मंत्री भी नहीं हूँ, मतलब मैं किसी प्रोटोकॉल में नहीं आती हूँ और मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन केन बेतवा आ सकी, इसकी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होगी, सबसे बड़ा इनाम होगा मेरे लिए ये कि केन बेतवा आ सकी, और वो एक एग्जाम्पल बनी है बाकी योजनाओं को शुरू होने के लिए। तो इसलिए मैं कहूंगी कि ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। मोहन यादव जी बहुत पढ़े लिखे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। लोग चौंक गए, वो खुद भी चौंक गए जब वो मुख्यमंत्री बने।
लेकिन मैं उनको 2003 से जानती हूँ और मैं उनको गुरु तुल्य मानती हूँ कुछ बातों में। जैसे मैं शिवराज जी को मानती थी कि जब मोहन यादव को टिकट मिला था विधानसभा का और जब उनको दबाव बना वहाँ का कि ये यहाँ के नहीं है, तो उन्होंने स्वेच्छा से कह दिया कि मुझे नहीं लड़ना। मैंने उनको बहुत समझाया, 2-4 दिन में उनको बोली नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं दीदी, आपका चुनाव निर्विवाद होना चाहिए, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं कभी लड़ूंगा। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और इसलिए मैं इस दृष्टि से उनको बहुत गमखोर, धैर्यवान और सहनशील व्यक्ति मानती हूँ। और मुझे लग रहा है कि समय के साथ वो अपने आप को साबित करेंगे कि वो बहुत अच्छी चॉइस थी सभी लोगों की, जिन्हें भी मिलकर के फैसला किया था। पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, सरल और प्रसन्न मन के हैं, विनम्रता है और केन बेतवा को शुरू करना बहुत बड़ी साहस की बात थी, क्योंकि राज्य सरकार के सहयोग के बिना केंद्र सरकार भी इसको शुरू नहीं कर सकती थी। तो बहुत बड़ा काम हो गया। अब एक नई बात आई है शराब नीति की, और इसी के साथ आया है चेक पोस्ट का घोटाला। इसी से पूरी बात खुल भी गई है। जो बात मैंने 2004 में तय की थी कि ये जितने चेक पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में डाल दिए जाएं गुजरात के पैटर्न के, मतलब व्यक्ति वसूली करे ही ना। वो जो सिस्टम होता है जिसमें निकलती हुई गाड़ियां दर्ज हो जाती हैं और उनका कितना लगना है वो सब, मतलब इट्स डिजिटल, उसको कैसे बोले, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर। हाँ वो था। और मैं गुजरात में वो चल रहा था ऑलरेडी, और उस समय पर जो रेवेन्यू कलेक्शन था शराब का वो सिर्फ 1,500 करोड़ था। तो मैंने कहा कि 1,500 करोड़ की जगह पे 3,000 करोड़ को रेवेन्यू को हम कहीं से निकालें, खनिजों में से निकालें, तेंदुपत्ता की नीति में निकालें, आबकारी नीति में भी थोड़ा परिवर्तन कर लें। जैसे माफिया से हमने छुड़ा लिया था, लॉटरी पर डाल दिया था, वो बाद में बदला फिर उसको कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है उसको ऐसे ही देते जाओ। ऐसे करके फिर पता नहीं क्या क्या होता गया, फिर तो मध्य प्रदेश शराब में बह गया। तो इसीलिए वो सब मिलाकर के आके एक सिपाही के घोटाले में 1,000 करोड़ 1,200 करोड़ का मामला सामने आ गया है। तो इसका मतलब है कि अकेली चेक पोस्ट की इनकम से ही जो पूर्ण शराबबंदी का रेवेन्यू है वो कलेक्ट हो सकता है। और इसमें भी मोहन यादव जी का मैं साहस की सराहना करूंगी कि उन्होंने इस चेक पोस्ट के घोटाले के खुलने के बाद उन्होंने इसमें कोई कोताही नहीं बरती है। ये पूरी तरह से जांच की तह में वो जा रही है, सरकार पूरी तरह से जांच की तह में जा रही है। और इसके साथ परत ये खुलती जा रही है, मतलब मेरे लिए, कि मैंने जो बात कही थी कि देखो अकेले इसके रेवेन्यू कलेक्शन से शराब की रेवेन्यू की भरपाई हो जाएगी। अब ये जो तीसरी बात आ रही है, जो मुझे बहुत पत्रकार बंधुओं ने भी कही कि जो दुकानें हैं वहाँ चूंकि अहाते बंद हो गए हैं तो लोग खुले में बैठ करके पीने लगे हैं। तो खुले में बैठ करके पीने लगे हैं तो आने जाने में लोगों को दिक्कत आ रही है। तो वो तो बहुत ही आसान है, ये तो दुकानदार की जिम्मेवारी है कि वहाँ लोग पी ना पाएं, और जो जिस दुकान के सामने पिए उसका लाइसेंस निरस्त कर दो। और पहले ही एग्रीमेंट में उससे लिखवाओ कि तुम्हारी दुकान के 200 मीटर के या 300 मीटर के दायरे में या 100 मीटर के जो भी उसका दायरा हो वहाँ कोई पी नहीं पाएगा, ये गारंटी तुम लो। उसको लेनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस हर जगह पर खड़ी नहीं हो सकती पूरे टाइम। क्या पुलिस सारे काम छोड़ के यही काम करेगी? और हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्षद से लेकर के नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के अध्यक्ष तक, और पंच से लेकर सरपंच तक, और जिला पंचायत में पंचायत जिला पंचायत सदस्य से लेकर वहां तक, आप देखिए ना कितना ज्यादा सिस्टम खड़ा हुआ है। अगर वो सारा सिस्टम अलर्ट हो जाएगा कि हमें लोगों को खुले में नहीं पीने देना है तो लोग नहीं पी पाएंगे। इसलिए थोड़ी उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, अकेली सरकार की थोड़ी जिम्मेवारी होती है। मैं तो मोहन का अभिनंदन करूंगी, मोहन यादव जी का, कि उन्होंने जो 17 शहरों में जो बिल्कुल प्रतिबंधन की तैयारी कर ली है। मैं इसलिए लिख लाई थी कि नंबर 17 शहरों में ही प्रतिबंधन की तैयारी हुई है, धार्मिक शहरों में। जी हाँ, ये बहुत अच्छा काम, बहुत बड़ा काम है। उनके अपने संस्कार भी, शिवराज जी, बीडी शर्मा जी और मोहन जी, ये तीनों ही निजी जिंदगी में बहुत ही खाने पीने के आदतों में बहुत साफ सुथरे लोग हैं। वो उनकी फिर पॉलिसीज में भी झलकने लग जाता है। मोहन यादव बहुत ही साफ सुथरा निजी जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, और उसी का परिणाम है कि उनको ये भी एक बड़ी बात है ऐसा कर पाना, और इसके रेवेन्यू लॉस की भरपाई हो जाएगी। ये तो चेक पोस्ट के घोटाले से ही क्लियर हो गया। बाप रे, अगर एक सिपाही 1,000-1,200 करोड़ बना के ले गया तो आप अधिकारियों की सोचो साहब, आप नेताओं की सोचो। मुझे तो व्यापम से बड़ा मामला लग रहा है। हाँ, यह है कि इसका प्रकार अलग है और व्यापम का प्रकार अलग था, लेकिन जो सरकार ने जिस प्रकार से इसको गंभीरता से लिया, बिना किसी दबाव, बिना किसी भय के जिस प्रकार से
पकड़ा धकड़ी हुई है उसके लिए भी अभिनंदन होना चाहिए। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ इन सारी बातों को लेकर के, और मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा तो मैं बताऊँ, सपनों की इच्छा तो यह है कि पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। अब पूर्ण शराबबंदी में लोग कहते हैं कि खामियां हो जाएंगी, फिर लोग चोरी से पिएंगे। अरे करके तो देखो, अब नीतीश ने कर दिया, बिहार हमारे सामने एक उदाहरण है, कर दिया उन्होंने। अब बाकी खामियां किस चीज में नहीं होती हैं? अगर चोरियां होती हैं तो क्या हम चोरियों को जायज मानने लग जाएंगे? क्या हम चोरियों के लिए हाथे खोलने लग जाएंगे कि प्लीज इतने एरिया में चोरी कर लीजिएगा, बाकी जगह को आप छोड़ दीजिएगा? क्या ऐसा होगा? नहीं नहीं। अगर हमको लग रहा है कि गलत है तो मोहन यादव की सरकार ने एक प्रयोग शुरू कर दिया कि पहले 17 शहरों में पुरुष शराबबंदी करते हैं, और फिर उस पर नियंत्रण कैसे करना उसको देखते हैं। और जो पुरानी शराब नीति है जो 2024-25 के लिए जो स्वीकृत हुई थी, 2 साल हो गए उसको पूरे, वो 23-24-24-25 की, उसके आधार पर बहुत सारी चीजों को खामियां समझ में आई हैं, उनको दुरुस्त करके नई शराब नीति की घोषणा, पुरानी शराब नीति को और दुरुस्त करते हुए नई शराब नीति की घोषणा हो सकती है। ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी, क्योंकि आपने मेरा बहुत साथ दिया था, बहुत, और अगर आपका साथ ना मिलता तो मैं उसमें सफल ना हो पाती। मीडिया ने जिस तरह से उसमें मेरा साथ दिया था उसको मैं कभी आप लोगों का वो सहयोग नहीं भूलती हूँ, तो उससे मेरा मॉरल डाउन नहीं होने दिया था। मैं अभी भी यही चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश एक मॉडल राज्य बने पूर्ण शराबबंदी में, मध्य प्रदेश एक मॉडल राज्य बने केन बेतवा परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में, और मध्य प्रदेश एक मॉडल राज्य बने भ्रष्टाचार को पूरी तरह से नैब कर लेने में और पकड़ लेने में, जिसमें कि हम रोज कोई ना कोई एक नई बात सामने आते हुए देख रहे हैं। अब मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझसे सवाल करें, मेरे तो कई कारण थे आप लोगों से मिलने के। पहले ये बताओ, तुम लोगों में से संयोजन कौन करेगा? एंकरिंग के ये बोलेगा, ये नहीं बोलेगा, क्या हम ही कर लें? आप ही सवाल ऐसा तो बुरा नहीं मानोगे? तो सबसे पहले तुमने बोला था जो इसको मतलब जैसे जब डिले हुआ, हाँ, अब इनका था। मैं तो बैठी रहूंगी 5-6 बजे तक, चिंता नहीं करो। आपने दो बातें कही। हाँ। एक तो कही आपने कि जो व्यापम से बड़ा घोटाला है चेकपोस्ट, इसकी भरपाई शराबबंदी से हो जाएगी, अगर शराबबंदी हो गई तो भरपाई हो जाएगी रेवेन्यू की। तो क्या ऐसा संभव है क्या कि बिल्कुल एक पार्ट ऐसा कि प्रदेश में शराबबंदी पूरी कर दी जाए, इस तरफ सरकार बढ़ेगी? आपको उम्मीद है? पूर्ण शराबबंदी में अभी तक एक राज्य जो लगातार चला है वो है गुजरात, लेकिन उसमें भी शराब की एक प्रणाली बनाई गई है, जिसमें कि जो लोग के पास में कोई एक वो सर्टिफिकेट होता है ले लेने का। अब आ गई दोष की बात, तो निर्दोष प्रणाली 100% तो भगवान राम के राज्य में ही रही होगी, लेकिन करने वाले का अटेम्प्ट का जो मन है ना, जो वो 100% होना चाहिए, तो फिर वो चीज लागू रहती है। जैसे नीतीश कुमार का है, तो उनकी पार्टी के ही विधायक पीते हुए पकड़े गए, तो उन्होंने कहा पकड़ लेंगे, सजा होगी जो सजा होनी चाहिए, लेकिन वो डरे नहीं। ये निडरता का निर्णय है, साहस का, और मैं मोहन जी पे इसलिए भरोसा कर रही हूँ क्योंकि वो साहसिक निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं। ये अभी तक के उनके 1 साल के कार्यकाल से ये बातें तय हो गई हैं, और इसलिए मुझे लग रहा है कि वो इस निर्णय को भी ले सकेंगे और हम पूर्ण शराबबंदी की ओर बढ़ सकेंगे। क्योंकि पूर्ण शराबबंदी की ओर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं ना, तो कमियां इतनी आ जाती हैं कि कमियां प्रभावी हो जाती हैं, लेकिन अगर हम एक साथ पूरा कर दें ना, तो फिर उसके बाद जो कमियां आएंगी उनको हम दुरुस्त कर सकते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम ऐसा कर सकते हैं। हम गुजरात का पैटर्न पे कर सकते हैं, जो गुजरात का पैटर्न है। ये 2003 में ही, मतलब मैंने असल में मैं मुख्यमंत्री 2003 में बन गई हूँ, दिसंबर में मेरे सामने ये बात आ गई थी, और जब ये मेरे सामने बात आई तो मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री जी और आज के प्रधानमंत्री जी मोदी जी से बात की कि भाई इसको कैसे करना है। तो मैं चाहती हूँ कि ये पूरी तरह से हम पूरा रेवेन्यू वसूल कर सकें यहाँ से, क्योंकि मुझे हमारी उस समय की जो रेवेन्यू की प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, उनका मैं नाम नहीं ले सकती, कहा गया कि अधिकारियों के नाम कोट नहीं करना है, उनने ही मुझे सुझाव दिया था। मैंने कहा था 1500 करोड़ अगर शराब का रेवेन्यू है तो हम 3000 करोड़ की व्यवस्था कर लें। तो उनने मुझे कहा कि शराब की नीति में एक परिवर्तन सबसे पहले कर दीजिए, लॉटरी, दूसरा तेंदुपत्ता का उन्होंने सुझाव दिया, और तीसरा चेक पोस्ट का पहला सुझाव दिया। तभी उन्होंने मुझे कहा कि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है, तो मैंने कहा तैयारी शुरू करिए। एंड वीवर हम आ ही रहे थे शॉर्ट नोटिस टेंडरिंग की ओर, कि हम लंबा समय नहीं लगाएंगे, हम शॉर्ट नोटिस के टेंडर जारी करेंगे, और गुजरात
के लोग जो इसका टेंडर लिए हुए हैं और जो एक्सपर्टी लिए हुए हैं, उन्हीं की टीम को बुला करके सलाह करके और हम ये काम कर लेंगे। कितने में फिर मैं चली गई। उसके बाद फिर चूहे का बिल जितना गहराता गया होगा और आज गहराइयों में से अकेला सौरभ शर्मा एक केंचुआ निकला, अभी अजगर तो निकले ही नहीं। दीदी एक सवाल है। अब इनका था। दीदी, सैफ अली खान पर हमला हुआ था। नितेश राणे जी बोल रहे हैं कि एक्टिंग थी कि वाकई हमला हुआ है, इसको लेकर आपका क्या मत है? वो एक अभिनेता हैं, तो उनके ऊपर हमला सर्वविदित हुआ है। अस्पताल के डॉक्टर उनके बारे में बोल रहे थे कि वो किस तरह से खून से लहूलुहान थे और किस तरह से वो अंदर वॉक करते हुए गए थे। बाकी चीजें जांच के अधीन हैं और जांच में बहुत बोलना नहीं चाहिए। बल्कि मैं आप लोगों से एक बात कहूंगी और आपके माध्यम से पता नहीं आप कितना दिखा पाओगे, कम से कम आपको रजिस्टर तो हो जाएगा। ये जो लोग देख लेते हैं ना मौके पे, उनको तो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए सामने, जो आइडेंटिफाई करते हैं क्रिमिनल को, क्योंकि उनकी तो जान खतरे में पड़ जाती है फिर। और ऐसी कई चीजें हो जाती हैं ऐसी घटनाओं में कि हमारा मीडिया इतनी गहराई में जाता है कि उस व्यक्ति की जान खतरे में पड़ जाती है। जैसे कल वो एक को दिखा रहे थे ना बोलते हुए कि यहाँ ऐसे आए और वो थोड़ा और अब उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। तो हमला हुआ है ये तो दिख रहा है, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे हैं और इसका हमें दुख है कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। बाकी चीजें पुलिस को छानबीन करने दीजिए। तो एक्टिंग कैसे हो सकती है जब डॉक्टर कह रहे हैं? डॉक्टर तो एक्टिंग नहीं कर रहे थे ना, वो इंसान क्या सैफ अली खान एक्टर हो सकते हैं, लेकिन उस हॉस्पिटल का जो डॉक्टर जो बोल रहा था वो तो एक्टिंग नहीं कर रहा था, वो तो सच्चाई बोल रहा था पूरी। वो ऑटो रिक्शा वाला जो बोल रहा था वो तो एक्टिंग नहीं कर रहा था, वो तो एक्टिंग में शामिल नहीं थे, वो तो सिनेमा में काम नहीं कर रहे हैं वो लोग। नहीं, ऐसा तो मैं नीतीश राणे शायद हमारी पार्टी के हैं, लेकिन पहले हमारी पार्टी में नहीं थे वो। हाँ, और मैं तो ये कहूंगी कि नहीं, मैं तो इस बात का समर्थन नहीं करूंगी कि कोई एक्टिंग हो रही थी। हाँ, चीजों को, सब तथ्यों को सामने आना चाहिए ठीक से, और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी बात को लेकर के। और ये बात सामने आनी चाहिए कि जिन बिल्डिंगों की सिक्योरिटी प्राइवेट लोगों के हाथ में है, क्या वो भी इतनी संवेदनशील सिक्योरिटी होती है कि वो उसमें गंभीरता नहीं है क्या? क्योंकि ये तो प्राइवेट लोग हैं जो वहाँ की सिक्योरिटी की गारंटी लेते हैं, ये पुलिस नहीं होती है वहाँ पर। हाँ, पीछे बैक बेंचर्स राकेश और रंजन। हाँ, सरकार का नेतृत्व बन रहा, लेकिन आपने जो नहीं तो आपने लेकिन एक और इशू है, रायसेन के किले में जब आप गई थी तब भी एक मुद्दा उठाया, इस पर कहाँ क्या है? राकेश जी ने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। 2 साल पहले जब मैं वहां गई तो ओरछा में मेरे और शिवराज जी को बिठा करके एक फोन आया, मैं नाम नहीं खोलूंगी उनका, और दीदी आपको नहीं जाना है, मुझे कहा गया। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगी। तो नहीं, हम पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि 30 स्थान इस देश में ऐसे हैं जो निर्विवाद हैं लेकिन किसी वजह से बंद पड़े हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए और विवाद कोई है नहीं वहां पर। तो हम उन सबको एक साथ नोटिफिकेशन इश्यू करेंगे। तो मैंने कहा मैं जाऊंगी जरूर, लेकिन मैं तब तक भोजन नहीं करूंगी जब तक कि आप नोटिफिकेशन इश्यू नहीं करेंगे। और जो व्यक्ति बोल रहे थे वो सर्वसमर्थ थे। फिर उसके बाद में जब मैं यहाँ आ गई तो एक हमारे मध्य प्रदेश के एक समाचार पत्र ने उसका बिल्कुल छाप दिया कि हाँ वो विचार चल रहा है, हो रहा है। तो मेरे को भी उन्होंने कहा और मुझे पता भी लगा कि एक सूचना आई है कि थोड़ा डिटेल भेजिए उसके। तो मैंने भोजन किया, शिवराज जी के सामने बैठ के ही भोजन किया कि फिर ये बात। अब 2 साल हो गए हैं, अब नहीं हुआ है। तो अब मैं क्योंकि ये राज्य सरकार के हाथ की बात नहीं रह गई, अब ये केंद्र सरकार के हाथ में आ गई है, क्योंकि जो रायसेन का किला है वो राज्य के पुरातत्व विभाग के अधीन नहीं है, वो केंद्र के पुरातत्व विभाग के अधीन है। तो अगर केंद्रीय पुरातत्व विभाग का इंटरवेंशन इसमें होना है तो अब राज्य के पाले में इतनी सी बात है कि केंद्र जब उनको पूछेगा कि क्या आप इसकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं कि अगर हम खोल देने की अनुमति दें, जो आमतौर पर होता है पुरातत्व विभाग का, सुबह से सूर्योदय से सूर्यास्त तक, तो राज्य सरकार सहमति दे सकती है अपनी। लेकिन राज्य सरकार की सहमति पूछने के लिए प्रश्न तो वहां से आएगा। तो ये गेंद पूरी तरह से अब राज्य सरकार से बाहर हो गई है, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के उसमें है। और मैं भी इंतजार करते करते पक गई हूँ, इसलिए मैं पूछने ही वाली हूँ अब उनसे कि क्या हुआ। मोदी सरकार से अपेक्षाएं, मोदी सरकार से अपेक्षाएं सिर्फ रायसेन के किले की नहीं है, मोदी सरकार से तो अपेक्षाएं पूरे देश को अब राम मंदिर के बाद राम राज्य की हैं, और उसी दिशा में मोदी जी की सरकार बढ़ रही है। हम बहुत सौभाग्यशाली समय पर हैं कि जब अपोजिशन में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी
जैसे नेता मौजूद हैं जो कोई जिम्मेवारी नहीं समझते हैं देश और दुनिया के लिए। हम तो भाग्य को सराहते हैं कि योगी जैसे मुख्यमंत्री हैं, मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं, नहीं तो हे भगवान इस देश का क्या होता। एक मौनी बाबा थे, वो अब नहीं रहे हैं, वो हिमयुग था। चूंकि वो नहीं रहे हैं तो कहते हैं नहीं रहने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छा ही बोलो। नहीं, वो बहुत अच्छे थे, हम उनको बहुत मानते थे, मनमोहन जी को मुझे बहुत मानते थे। लेकिन ये तो सही है कि वो हिमयुग था, ऐसे लगता था जैसे बर्फ जम गई हो चारों तरफ, कोई चेतना ना रही हो कहीं भी। और उसके बाद मोदी जी का आना और उनका सरकार का होना और रायसेन के किले का समाधान तो होगा ही। मैं शेरशाह सूरी से हार मानने वाली नहीं हूँ, शेरशाह सूरी को मैं ही हराऊंगी। सावरकर जी को संजय राउत ने रंजन भारत रत्न देने की। हाँ आपने एक सवाल शुरू में बोला, मैं कहना सही सुना है कि आपने जब सीएम बने थे तो शराबबंदी को लेकर के माफियाओं से आप छुड़ाना चाहते थे, आपने छुड़ा लिया था। मैं फिर उसको वापस चला उनके हाथ नंबर जुड़ा हुआ मामला। तो शिवराज जी सीएम चल रहा था 20 साल लगभग में, तो क्या उनका सहयोग आपको शराबबंदी को नहीं मिला? और एक सवाल और मेरा है, मोहन भागवत जी ने भी कहा कुछ दिन पहले आपके पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बीच में कि हर मंदिर में, हर मस्जिद में मंदिर ना खोलें, उस पर क्या? अब दो बातें अलग अलग हैं। पहली बात का उत्तर तो शिवराज जी को देना है, मुझे नहीं, क्योंकि वो यहाँ मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है। अब आई दूसरी बात, वो रही कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना। तो रायसेन का मंदिर, मस्जिद में मंदिर है ही नहीं, मंदिर है जनरल पे। देखिए, पूरी दुनिया में जब इस्लाम का आक्रमण हुआ है तो उनने पूरे देशों के ही धर्म नष्ट कर दिए और धर्म स्थान नष्ट कर दिए इस्लामी आक्रांताओं ने। भारत के भी लगभग जो महत्व के स्थान है, मैं अभी ब्रिज 84 को परिक्रमा करके आई हूं ना, सब तो देवालय ही नष्ट कर दिए थे। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जो निर्विवाद हैं और वो हिंदुओं के लिए सबसे आवश्यक हैं, उस पर कहीं कोई वो नहीं। मैं मोहन जी की बात पर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर सरसंघ चालक की बात पर कोई बयान नहीं देते, संघ की तरफ से बयान आएगा, या तो सरसंघ चालक स्वयं देंगे या संघ देगा। हम संघ के प्रवक्ता नहीं हैं, वो बहुत बुद्धिमान लोग हैं। आपको पता होगा संघ के प्रचारक बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं आपको खाली बता रही हूँ, बड़े बड़े लॉयर होते हैं, वो सब कुछ त्याग करके संघ के प्रचारक हो जाते हैं, और इसलिए वही बोलेंगे। उस पर मैं इतना बोलूंगी कि अयोध्या, मथुरा और काशी, ये 3 स्थानों को लेकर जब विधेयक आया था और डिबेट मैंने ओपन की थी पार्लियामेंट में 91 में, जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, तो मैंने वो जो बात कही थी वो आज भी योगी जी भी उसको दोहरा रहे हैं और अब पूरी दुनिया दोहरा रही है कि जैसे आपने अयोध्या को अलग कर दिया, उसमें यह था कि अयोध्या को एग्जम्प्ट करते हुए बाकी स्थानों को हम 1947 से पहले की स्थिति में रखेंगे, क्योंकि अयोध्या डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर हो गया है। तो मैंने कहा था प्लीज आप इसको आस्थाओं का टकराव मत मानिए, क्योंकि यहाँ मुसलमानों की आस्था का कोई स्थान नहीं है, हिंदुओं की आस्था के स्थान है ये, और इसलिए ये तीनों स्थान बाहर कर दीजिए। और उस पर मैं आज भी कायम हूँ कि अयोध्या की तरह ही मथुरा और काशी, बल्कि अयोध्या में तो खुदाई करनी पड़ी, मथुरा और काशी में तो खुदाई करने की भी जरूरत नहीं है। एक नेत्रहीन व्यक्ति हाथ फेर के बता सकता है दीवार के पीछे कि यहाँ पर मूर्तियां हैं, और मथुरा में भी स्पष्ट दिखाई देता है। ये तीनों स्थान आराम से हिंदू और मुसलमान के बीच में सेटल हो सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर कोई इसको सेटल नहीं होने देगा तो देश का भला नहीं करेगा। ये बात मैंने उस दिन भी पार्लियामेंट में कही थी, आज भी मैं उसी को चाहता हूँ। आप रुक जाना, रंजन का इस मोहल्ले का हो जाए, रुक तो जाए। हाँ, इनके बाद आपका भी होगा, आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका होगा। ये पहले बोले ना, बहुत अच्छी खबर आपके मुंह में क्या तनो घी और मनोशक्कर 17 जगह। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं मोहन जी को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि वो इस देश के सफलतम मुख्यमंत्रियों में शुमार हों। 17 शहरों में।